हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस के प्रेजेंस में कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। और इस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो सरफेस आपको गिवन है। फर्स्ट सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और सेकेंड सरफेस का पोटेंशियल V2 है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 होगा, यानी कि डेल्टा V। बोलेंगे डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1। किया ये जा रहा है कि इस सरफेस के नज़दीक एक चार्ज प्लस चार्ज Q1 है, Q जिसकी मास m है, इसे थ्रो किया गया। इसे जब थ्रो किया गया तो कह रहा है कि जब यहाँ इस सरफेस से ये बाहर निकलेगा, यहाँ गोल छोड़ दिया गया था, जब इस सरफेस से बाहर निकलेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। यानी कि जैसे ही सरफेस से बाहर जा रहा होगा उस समय इसके पास स्पीड क्या रही होगी, ये हमें कैलकुलेट करना। अब ध्यान से आप देखें और समझें, जब ये चार्ज था Q, इस दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी, डेल्टा V। उस समय इस चार्ज के पास कौन सा एनर्जी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का जो मल्टीपल होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब इस चार्ज के पास अभी शुरू में पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अभी थ्रो किया जा रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड इस कंडीशन में अभी 0 है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसे तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इनिशियली कितना होगा, E इनिशियल Q इंटू डेल्टा V, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन जब यही चार्ज इस पॉइंट को पास कर रहा होगा उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यानी कि अगर बोले यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगा और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनली 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल निकल चुका होगा। जितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ एनर्जी कंजर्व हो रहा है। हम लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी में आएगा K इनिशियल प्लस U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। तो K इनिशियल की वैल्यू 0, U इनिशियल की वैल्यू Q इंटू डेल्टा V और K फाइनल की वैल्यू हाफ mv² और U फाइनल की वैल्यू 0। तो आप देखो यहाँ आ जाएगा Q इंटू डेल्टा V इक्वल टू हाफ mv²। Q इंटू डेल्टा V को लिखेंगे V2 माइनस V1, V2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाई m इंटू v²। इसलिए V इक्वल टू अंडर रूट 2Q V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई m। ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका इनिशियली स्पीड यहाँ 0 था, फाइनल स्पीड कितना है, तो बताइए कि इसने यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना टाइम इसको यहाँ तक आने में लगा। तो ये पता तभी चलेगा जब ये पता चल जाए कि इस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, कितना यहाँ फोर्स लग रहा है। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, और वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ इसकी डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कितनी है, d है।
तो ध्यान से देखो, उसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा V बाई डी, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो यहाँ से फोर्स भी निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है फोर्स बाई चार्ज इक्वल टू डेल्टा V बाई स्मॉल डी, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डी, ये आपका फोर्स हो जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स की वैल्यू है डेल्टा V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। एक्सेलरेशन गिवन हो जाएगा कितना, डेल्टा V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम डी, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। इतना एक्सेलरेशन से रिमूव कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन पूछेगा कितना टाइम के बाद यहाँ से ये या कितना टाइम में इसको पास कर जाएगा, तो टाइम कितना लगेगा। आप जानते हैं कि V इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो V की वैल्यू आपने निकाल रखा है, V की वैल्यू है करो 2Q इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय M, U की वैल्यू 0 और A की वैल्यू है डेल्टा V इंटू Q डिवाइडेड बाय M इंटू D इंटू T। यहाँ से हम T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आपको स्पीड पूछ सकता है, एक्सेलरेशन पूछ सकता है और टाइम पूछ सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस था जिसको हमने यहाँ सोल्व किया। अब हम लोग चलेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, कि कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है। यहाँ से आपको वो चीज़ सीखना है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज होगा। इस टॉपिक से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग अब स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। हेडिंग दीजिएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। न्यू टॉपिक है। देखिए कैपेसिटेंस बेसिकली होता क्या है, इसमें ये बताया जाता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर का इंक्रीज कराने के लिए उसे जितनी चार्ज रिक्वायर होती है वही चार्ज उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस है। यानी कि कैपेसिटेंस एक ऐसा रिक्वायर्ड चार्ज है जिससे उस कंडक्टर की पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाती है। यानी कि इसमें बोलेंगे कि कैपेसिटेंस इज अ रिक्वायर्ड चार्ज टू इंक्रीज 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल C। ओके, तो इसको आप ऐसे समझो कि एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे आप देखो कि ये कंडक्टर है जिस पर चार्ज है प्लस Q। जब इस पर प्लस Q चार्ज है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगी। इसके पास पोटेंशियल है V। तो हमने सीखा है कि पोटेंशियल चार्ज पर डिपेंड करता है। तभी तो V इक्वल टू KQ/R हम लोग का फॉर्मूला आता था। वहाँ से आप ध्यान दो और सीखो, वहाँ पे आपको पाओगे क्या कि KQ/R में Q बढ़ाने से Q को इंक्रीज करने से V की वैल्यू भी इंक्रीज करती थी। तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है मतलब चार्ज भी बढ़ रहा होगा, या चार्ज बढ़ रहा है मतलब पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू Q, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और ध्यान से देखें, हम इसको आगे लेकर कंटिन्यू करेंगे। Q यहाँ इक्वल का साइन देने के लिए इस V में कुछ ना कुछ
उस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसी कांस्टेंट को हम सी बोलते हैं और जो क्यू बराबर हमको सी ही मिलता है। तो यहाँ सी क्या है, तो सी है यहाँ आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का नाम है कैपेसिटेंस। अगर हम इस कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट की बात करें, तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट देखो, कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको C बराबर एक क्यू वाई भी लिखना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज वाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो C इक्वल टू क्यू वाई भी का मीनिंग हुआ कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो आपको यहाँ C का आपको निकालना है एसआई यूनिट, तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है और V का एसआई यूनिट वोल्ट होता है। तो क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को हम लोग फराड बोलते हैं। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 1 फराड इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। या आप ऐसे समझो कि 1 कूलम इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 फराड। आप इसको ऐसे भी लिख दो CV की पावर -1, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहाँ सीखा कि कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, फराड होता है, जो कूलम प्रति वोल्ट के इक्वल होता है। अब 1 फराड का मीनिंग क्या हुआ, 1 फराड का मीनिंग हुआ कि कंडक्टर के 1 कूलम चार्ज अगर दिया जाए तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से इंक्रीज कर जाएगी। मतलब कोई कंडक्टर है, उस पर किसी भी अमाउंट का चार्ज पहले से दे रखा है, हमको नहीं पता, लेकिन अगर आप उसको 1 कूलम चार्ज देते हैं या 1 कूलम ऑफ चार्ज उसको बढ़ाते हैं पहले से, तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस पहले से 1 हो जाएगी, पहले से 1 ज़्यादा हो जाएगी, जितने पहले थी उससे 1 बढ़ जाएगी। क्लियर? इसका ये मतलब होता है 1 फराड। अब देखें फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। तो डायमेंशनल फार्मूला देखें, कैपेसिटेंस की डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए और पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, AT, और पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला, पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला होता है mL² T-3 फिर A-1। क्लियर? यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला। आप इसे सॉल्व करें, देखें क्या रिजल्ट मिलेगा। m-1 L-2 T के पावर 4 A²। This is a dimensional formula of capacitance। तो और कैपेसिटेंस को हम लोग ऐसे यूनिट को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे कि 1 माइक्रोफराड, 1 पिकोफराड, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। 1 माइक्रोफराड का मीनिंग होता है 1 × 10 के पावर -6 फराड। 1 पिकोफराड का मीनिंग है 1 × 10 के पावर -12 फराड। ऐसा आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, यानी कि कंडक्टर का कैपेसिटेंस जब भी आपको दिया रहता है वो माइक्रोफराड में या पिकोफराड में या मिलीफराड में रहता है, क्योंकि ये स्मॉल चार्ज के लिए ही वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। हम लोग जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक पढ़ते हैं वो सब का सब पॉइंट चार्ज के लिए ही पढ़ते हैं। क्लियर? अब हम लोग सीखेंगे इस कैपेसिटेंस का यूजेज क्यों करते हैं और इसका क्या उपयोग होता है।
देखिए कैपेसिटेंस का एक वर्क है चार्ज को स्टोर करना। ये चार्ज को स्टोर करके रखता है कैपेसिटेंस, यानी कि चार्ज स्टोर करेगा तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। तो चार्ज स्टोर करने से उसकी पोटेंशियल बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ने का मतलब उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी जब बढ़ेगी उसकी तो उस एनर्जी का हम यूज बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस के रूप में उसे हम कर सकते हैं। तो बाय द वे अगर एक शब्द में बोले तो ये एनर्जी को इंक्रीज कराता है। तो एनर्जी को इंक्रीज कराने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटेंस का यूज किया जाता है, और इसी कैपेसिटेंस का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो अगला टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर का मतलब होता है ये दो प्लेट या दो कंडक्टर का एक ऐसा अरेंजमेंट है कि उसके दोनों के बीच की सेपरेशन बहुत स्मॉल होती है, और यह क्या करता है कि एनर्जी को ये भी स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए कि दो ये कंडक्टर है, और इस दो कंडक्टर को काफ़ी हम नियरेस्ट रखती है इतना पर, क्लियर? इसके पास भी चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी अपना कैपेसिटेंस होगा, इसके पास भी अपना कैपेसिटेंस होगा। तो जब दोनों को हम कंबाइन करके रखेंगे, एक साथ अरेंज करके रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी मतलब एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ने का मतलब ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखेगा, और इस एनर्जी स्टोर जो हो रहा है इसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि फैन में भी सिलेंडर कैपेसिटर का यूज होता है। इतना बड़ा होता है जो सिलेंडर शेप का होता है, उसको हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो उसका वर्क क्या होता है? उसका वर्क होता है एनर्जी स्टोर करके फैन को एनर्जी देना, यानी कि जो भी उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, जो भी उसको करंट मिल रहा है, उसको क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करके वो फैन को प्रोवाइड करता है। तो पहले से जो फैन को एनर्जी मिल रही होती है वो, इसके द्वारा जो एनर्जी जाता है वो दोनों जब जाता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फैन की स्पीड इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से ये कैपेसिटर वर्क करता है। अब देखिए कि कैपेसिटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो बिना चार्ज को इंक्रीज किए उसकी पोटेंशियल को या उसके एनर्जी को बढ़ा देता है। जैसे इसमें हम कैपेसिटेंस में क्या सीखे थे कि कैपेसिटेंस क्या है कि चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ेगा या पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज करेगा। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि विदाउट इंक्रीज इन चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। इस तरह से ये होता है। इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इसको बनाया कैसे जाता है, अब इसके बारे में हम सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर स्टोर करके रखता है, ये एनर्जी स्टोर करके रखता है। और ये जो एनर्जी स्टोर करता है यह एनर्जी किस फॉर्म में होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म में होता है, यानी कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। क्लियर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है तो इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल किसके होता है, Q²/2C या हाफ CV² या QV/Q। इसे हम प्रूफ करेंगे, इसे हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप इस लेक्चर में ये समझें कि एनर्जी स्टोर करता है वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो ये कैपेसिटर होता कितने तरह का है? द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर ओनली 3। कौन कौन? द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एस्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो आप देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये हो गया आपका, इसमें दो प्लेट लेते हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल होता है, इसे कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, इसके बीच में जो मीडियम होगा तो एयर हो सकता है या फिर वैक्यूम हो सकता है या कोई इंसुलेटेड मटेरियल हो सकता है या कोई डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल हो सकता है। इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगी, इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगी। मान लेते हैं इस पर प्लस सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा है।
इस प्रकार पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। दिस कैपेसिटर इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड सेकेंड है एस्फेरिकल कैपेसिटर। देखिए इसमें भी दो एस्फेरिकल सरफेस होता है जिसका सेंटर एक ही होता है, कंसेंट्रिक होता है। इसकी रेडियस स्मॉल है, इसकी रेडियस कैपिटल भी है। इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इस सरफेस पर आपका नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। इसका नाम होता है एस्फेरिकल कैपेसिटर। ये भी एनर्जी स्टोर करता है, ये भी एनर्जी स्टोर करता है, दोनों का एक ही काम होता है। फिर तीसरा आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इस तरह से ये हो गया आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। आप मान लो इनर साइड पॉजिटिव होता है, आउटर सरफेस के इन साइड नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह से जो आपका अरेंजमेंट है ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम ये सीखेंगे कि पैरेलल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस कितनी होती है, एस्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है, फिर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, और कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का या कंडक्टर का क्या शो करता है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए हमको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको तो पहले से ही पता है कि कैपेसिटर के जी पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए चार्ज की आवश्यकता नहीं होती। इससे यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि करेगा ही, लेकिन किसी किसी कंडीशन में होता है। तो वायदे में उसको निग्लिजिबल माना जाता है कि वैसे भी कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, यह ध्यान रखिए। तो हम एक एक करके सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होगा मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप हेडिंग देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट है चार्ज पॉजिटिव प्लस सिग्मा, it has negative charge that is minus sigma, and separation between them is small d, and area of the both plates A which is same. Clear? अब आप देखिए कि हमने दो प्लेट लिया है, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, उसके बीच का सेपरेशन स्मॉल डी है और दोनों प्लेट के एरिया सेम। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि C की वैल्यू निकालें। C बोले तो कैपेसिटेंस। आप देखो C को निकालने के लिए दो चीज चाहिए, Q चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दो चीज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस तो गिवन है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद दोनों का इंटू करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस तरह से तो मेरा कैपेसिटेंस निकल जाएगा। इतना मेरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ध्यान में रखो। करना क्या होता है, तो अब हमको सबसे पहले हम ध्यान देंगे चार्ज कैलकुलेट करना और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ईच प्लेट पर चार्ज कितना होगा। ठीक है, चार्ज ऑन ईच प्लेट, पॉजिटिव प्लेट हो या फिर नेगेटिव प्लेट हो, कितना? सिग्मा इंटू ए। देखो ध्यान से, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी में सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज निकलता है। यहाँ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज निकलेगा। क्लियर है? आप देखो ईच प्लेट पर निकल गया, एक और प्लस सिग्मा है एक और माइनस सिग्मा है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा तो डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकला तो कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें? देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पर निकालेंगे, फिर इस पॉइंट पर निकालेंगे। 3 पॉइंट, ये 3 रीजन है। रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन सेकेंड और रीजन थर्ड। ठीक है, तो हम बात करेंगे रीजन फर्स्ट।
फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट रीजन ये इस प्लेट के कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट है और इस पर प्लस सिग्मा चार्ज है, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा। कितना होगा, तो सिग्मा बाई 2f नॉट। और ये निगेटिव चार्ज से भी कुछ ही डिस्टेंस पर है, भले आपको बोर्ड पर लग रहा होगा बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, लेकिन इतना सेपरेशन नहीं रहता है इसमें, बहुत ही स्मॉल रहता है, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस हैं। तो इसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और कितना, ये सिग्मा बाई 2f नॉट। उसी प्रकार इस पॉइंट पर देखो, पहले यहाँ का फिक्स करो, कैलकुलेट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 कितना हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि पॉजिटिव, एक्स एक्सिस प्योर है, लिखेंगे यहाँ क्या, सिग्मा एफ नॉट टू एफ नॉट आई कैप वेक्टर का फॉर्म में प्लस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए निगेटिव किया है, तो हम क्या लिखेंगे, वो निगेटिव पॉजिटिव, वही देख निगेटिव सिग्मा बाई 2f नॉट माइनस आई कैप, ये दोनों कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0। ठीक, देखिए जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी जितना पॉजिटिव एक्सिस की ओर है उतना नेगेटिव एक्सिस की ओर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी आपकी 0। उसी तरह आप रीजन थर्ड में देखें, पहले चलिए रीजन थर्ड देखें, उसके बाद सेकेंड हम लोग कंटिन्यू करें। रीजन थर्ड में देखें, रीजन थर्ड ये है, इस नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन नेगेटिव की ओर होगा, कितना, इसका भी होगा सिग्मा बाई 2f नॉट, और इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, कितना, सिग्मा बाई 2f नॉट। यहाँ भी देखिए थर्ड फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अब हम देखते हैं सेकेंड रीजन सेकेंड रीजन में क्या होगा। सेकेंड रीजन बोले तो दो प्लेटों के बीच, तो दो प्लेटों के बीच कहीं भी, दो प्लेटों के बीच यहाँ भी कहीं भी एवरी पॉइंट पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, देखिए, तो इस पॉजिटिव के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, कितना, सिग्मा बाई 2f नॉट। इस नेगेटिव के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाई 2f नॉट, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इस सेकेंड सिग्मा बाई 2f नॉट प्लस सिग्मा बाई 2f नॉट, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2f नॉट, 2 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई f नॉट। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, इस दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी आई सिग्मा बाई f नॉट। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक पॉजिटिव प्लेट रहे, एक नेगेटिव प्लेट रहे, दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहे बट नेचर अपोजिट रहे, और दोनों प्लेटों के एरिया सेम रहे, तो उसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाई f नॉट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल लिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट। इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाला है, सिग्मा बाई f नॉट इनटू d, बोले तो आ जाएगा कितना, सिग्मा d बाई f नॉट। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ओके, अब हमको निकालना है कैपेसिटेंस। आपको पता है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है Q बाई डेल्टा V, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज की वैल्यू हमने निकाल रखा है सिग्मा ए डिवाइडेड बाय, और डेल्टा V की वैल्यू में निकाल रखा है कितना, देखो डेल्टा V की वैल्यू है सिग्मा d बाई f नॉट। क्या लिखेगा, सिग्मा d बाई f नॉट। ये सिग्मा और ये सिग्मा दोनों आपका सिग्मा देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा कैंसिल आउट होकर बच क्या जाएगा, ये f नॉट ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा a f नॉट और नीचे में d। इसीलिए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू a f नॉट बाई। अब ध्यान से इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला में कहीं भी आपको चार्ज है, कहीं भी पोटेंशियल है नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटेंस नहीं चार्ज पर डिपेंड करता है और नहीं पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। तो किस पर करता है, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया पर, सरफेस एरिया पर, फिर मीडियम पर,
रिलेटिव परमिटिविटी पर और फिर सेपरेशन पर, ये दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन पर। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द प्लेट, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट इज मीडियम एट मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड थर्ड इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि डी। ये 3 पॉइंट्स पर ये डिपेंड करता है। एरिया इंक्रीज होगा, देखिए आपका एरिया इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, और मीडियम चेंज होगा, मीडियम की डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो आपका सी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और डी इंक्रीज करेगा तो सी घटेगा। अब इसके पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, इसे आप राइट डाउन करें। था C इक्वल टू AF नॉट बाई डी, इसे आप देखिए यहाँ 3 पार्ट में डाला ये C प्रोपोर्शनल टू A, C प्रोपोर्शनल टू F नॉट एंड C प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी। इसका मीनिंग क्या हो? अगर आप एरिया को बढ़ाते हो, एरिया अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, अगर एरिया घटेगा तो कैपेसिटेंस भी घटेगा। पहला बात। दूसरा, आप स्मॉल नॉट बोले तो मीडियम, दो प्लेटों के बीच की मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी, अगर मीडियम को चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। तीसरी बात, डी यानी कि सेपरेशन, डी है सेपरेशन, अगर डी को आप इंक्रीज करते हो तो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज करेगा। अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करते हो तो ये ग्राफ, ये आपका सी ए ग्राफ है, ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा। फिर आपका ये BC ग्राफ है, इस ग्राफ का सेट फॉर्मूला आएगा। तो इस तरह से आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सीख सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक सीखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को सीखेंगे। ठीक है, अभी तक जितना हम लोग सीखे हैं, अगर आप आपको उसमें डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आप इसको सीख रहे हैं, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग भी अगर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।